हेलो एवरीवन। आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में अपने इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं इस पीडीएफ में, वो पीडीएफ आपकी यहाँ पे, तो उस पीडीएफ में जो ऑफिशियली पीडीएफ आई है, उन्होंने नोटिफिकेशन में दी है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम डेट्स का हो गया कि एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया कि प्री के अंदर कैसा पैटर्न आएगा, मेंस का पैटर्न कैसा होगा, सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज दी है, यहाँ पे कितनी रिक्वायर की है, वहाँ रिक्वायरमेंट उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज की, उनकी तरफ से कितनी वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एग्ज़ाम सेंटर में अगर अपने वहाँ पे जाएँ तो वहाँ के लिए क्या क्या गाइडलाइंस, नई जो गाइडलाइंस आई है, जो कोरोना को ध्यान में रख कर, जो पैंडेमिक, इस पैंडेमिक कोरोना वाले पैंडेमिक कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, उसको ध्यान में रखकर क्या क्या उन्होंने न्यू इंस्ट्रक्शंस दिए, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको भी अपने देखेंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न में कोई नया चेंजेस आए हैं कि नहीं है, या पुराना पैटर्न ही है, क्या चेंजेस आए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करें, उसने बोला कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी, जो आपके ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो पार्टिसिपेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है किसके लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज का, पीओ का, जो आपका ऑफिसर का क्या है, यहाँ पे अपने बात करें रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे पढ़ें थोड़ा सा, अगर इसने दे रखा है अपने, तो इसने क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा अपने स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा स्लाइड को मूव कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसका, प्रीलिमिनरी एंड मैन, दोनों जो एग्जाम, प्री और मेंस का जो एग्जाम होता है उसका, फॉर नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन के लिए ऑफ पर्सोनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टेंटिवली का मतलब क्या, टेंटेटिव फॉर्म में, टेंटेटिव फॉर्म में बात करें, मतलब टेम्परेरी, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है, चांसेस की फॉर्म में, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2020, वो अक्टूबर नवंबर 2020 में क्या है, शेड्यूल्ड है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को अपने देखेंगे। तो आगे तो वही बातें हैं नॉर्मल, उसने दे रखा है एलिजिबल कैंडिडेट क्या कर सकता है उस तरीके से, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद में अपने देखें तो पार्टिसिपेटिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन से बैंक्स हैं, उनको एक बार अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनकी वैकेंसीज अपनी थोड़ी देर बाद इनकी वैकेंसीज देखेंगे कि कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसीज दी है और टोटल वैकेंसीज कितनी है, वो सारी यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं अपनी इस बात को करते हुए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो आता है आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज एज फॉलोज, मतलब जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है, तो यहाँ पे जो दी गई है वो टेंटेटिव डेट्स आपको दी गई है। तो सबसे पहले बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, मतलब एडिट मॉडिफिकेशन या ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कब तक करवा सकते हो, 5 अगस्त 2020 टू 26 अगस्त 2020 तक करवा सकते हो। मतलब 5 अगस्त यानी आज से स्टार्ट है और 26 अगस्त तक आपका क्या रहेगा, या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट और एप्लीकेशन फ़ी है वो भी ऑनलाइन आपको देनी है। ये भी अपने बात करेंगे कितनी इसकी इंटीमेशन जो चार्जेस हैं, जो फ़ी वगैरह वो कितनी है, वो 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप क्या करवा सकते हो, उसको पेमेंट कर सकते हो। ये बात बोलिए। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की दोनों बातें हैं वो अपने कोई मतलब नहीं, उससे वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं रहती अपने लिए। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, अपने बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी की बात करें तो अक्टूबर 2020 में डाउनलोड होंगे, और एग्जामिनेशन की बात करें एग्जाम कब होंगे प्री के, तो आपका हो गया 3 अक्टूबर 2020 एंड देन 10 अक्टूबर और देन 11 अक्टूबर। मतलब क्या हुआ, 3, 10 और 11 जो अक्टूबर है वो 3 डेट यहाँ पे इन्होंने फिक्स की है एग्जाम के लिए। वैसे टेंटेटिव है लेकिन फिक्स फॉर्म में डेट दे दी। आरआरबी के, आईबीपीएस आरआरबी के अंदर उन्होंने डेट नहीं दी थी, ओनली मंथ दिए थे टेंटेटिव, यहाँ पे डेट भी उन्होंने दे दी, मतलब चांसेस आपके एग्जाम के ज़्यादा है यहाँ पे उसी डेट पे होने के, ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद में रिजल्ट की बात करें अपने, तो रिजल्ट यहाँ पे देखें तो आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर
नवंबर 2020 में प्री का जो रिजल्ट है। फिर कॉल लेटर आपके मेंस के एग्जाम अगर आपका प्री क्लियर होता है तो उसके कॉल लेटर आपके नवंबर 2020 में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें, उसके बाद जो चीज़ आती है वो क्या आता है आपका, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर रखी है। डेट यहाँ पे वैसे टेंटेटिव है, वैसे फिक्स फॉर्म में डेट बताइए पर्टिकुलर बोल्ड करके 28 नवंबर, मतलब 18 जो आपका नवंबर है 2020, 28 सॉरी 28 जो आपकी 28 मतलब 28 नवंबर 2020 को आपका मेन का एग्जाम होगा, इसके अकॉर्डिंग मतलब चांसेस मैक्सिमम। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेन का जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड मतलब पिछले वाले जो टाइम शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, बस दिक्कत हुई है अपनी कोचिंग वाली, मतलब बच्चों की कोचिंग छूट गई, मतलब उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और शेड्यूल तो सेम ही है, मतलब इसी टाइम पे पिछली बार हुआ था, इसी टाइम पे अब की बार होने के चांस है, मतलब होने वाला है जिस तरीके से बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। और बातें अपने बाद में देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है। मतलब दिक्कत यही है कि बच्चों का फ्लो टूटा है, तो यहाँ पे अपने को फ़ायदा हो जाता है, जो बच्चे रेगुलर थे क्लासेस के अंदर उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। और एक बार फिर मैं बता दूं आपको, IBPS PO आप विदाउट इंग्लिश क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट और आ गया। क्या प्लस पॉइंट आ गया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स IBPS RRB की तैयारी के चक्कर में इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे IBPS RRB में भी इंग्लिश काम आती है, लेकिन होते हैं बहुत बहुत सारी महान आत्माएं होती हैं, ठीक है, जो अपना खुद का सेंस चमकाते हैं, खुद का सेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, खुद को पता नहीं क्या ही समझते हैं। तो उनकी बातें करें तो वो IBPS RRB पे फोकस्ड है, तो यहाँ पे IBPS PO अपने लिए थोड़ा क्या हो जाता है, ईजी बन जाता है अगर कंपटीशन की बात करें, क्योंकि बच्चे वहाँ पे टारगेटेड हैं ज़्यादा IBPS RRB में। और वैसे भी प्री के लिए तो वो क्या है, मैथ्स रीजनिंग पे ही डिपेंडेड है ओनली। तो यहाँ पे अपने लिए फ़ायदा हो जाता है IBPS PO का, क्योंकि इंग्लिश बच्चों ने क्या कर रखी है, इग्नोर कर रखी है, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे अपने चांसेस है कि अपने IBPS PO अपना बन जाता है यहाँ पे, जो इंग्लिश को साथ में लेकर चल रहे हैं, रेगुलरिटी इंग्लिश में जिनकी साथ में, तो उन बच्चों के लिए IPS RRB तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी मैथ्स रीजनिंग की भी है और साथ में इंग्लिश की भी रेगुलरिटी है, तो PO भी अपने कर लेंगे। तो दोनों टारगेट अपने, एक टारगेट से ही दोनों अपने क्लियर हो जाएंगे। PO के टारगेट से आपका RRB वाला भी साथ में ही हो जाएगा IBPS की अपने बात करें तो, वो वाली बात है यहाँ पे। तो अपने लिए बहुत अच्छा चांस है जो इंग्लिश में रेगुलरिटी है जिनकी, जिन्होंने इंग्लिश को अवॉइड नहीं किया। तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू आपके जनवरी में होंगे 2021 में। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपके जनवरी फरवरी यानी जनवरी फरवरी में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल की बात कर रहा है, मतलब 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। ये बात यहाँ पे की है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मैक्सिमम तो उन स्टूडेंट्स को होगा, थोड़ा एज वाला जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर जो फाइनल ईयर में है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो कंडक्ट हुए नहीं यूनिवर्सिटीज़ के, तो हमारा फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं, तो हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो चीज़ें अपने यहाँ पे देखेंगे अभी इसके अकॉर्डिंग, जो इसने बातें बोली उसके अकॉर्डिंग। तो एलिजिबिलिटी में अपने सबसे पहले बात करें तो नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप है, वो तो नॉर्मल सी बात है, इंडियन ही हो आप सारे, नेपाल वगैरह की भी दे सकते हैं, भूटान वगैरह ये दे रखा है इन्हें। कंप्लीट आपको अगर पूरा डिटेल में गो थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एज की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एज किसके अकॉर्डिंग? एज ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 के हिसाब से मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स से होनी चाहिए। मतलब 2 अगस्त 1990 से पहले आप पैदा ना हुए हों, ठीक है, और 1 अगस्त 2000 से आप बाद में पैदा ना हुए हों। समझ में आ रही चीज़? तो ये वाली बात इन्होंने बोली है, तो ये आपकी DOB है, इसके अकॉर्डिंग आपकी DOB होनी चाहिए, एज ये होगी। उसके बाद यहाँ कैटेगरी की फॉर्म में बात करें, रिलैक्सेशन की बात करें, अगर अपने रिलैक्सेशन अपर लिमिट की, तो कैटेगरी में अपने बात करें SC ST के लिए 5 ईयर्स है और OBC के लिए आपकी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, छूट है आपको 3 साल की। उसके बाद हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर्स की, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स की छूट रहेगी। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स की एज आपको मिलेगी। और जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 जो आपके राइट्स मतलब जो दंगे हुए थे, उनको 5 ईयर्स का यहाँ पे कॉम्पनसेशन है एज के अंदर। समझ में आ रही है चीज़? ये बात इन्होंने बोली है। तो ये एज की बात हो गई। उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताया गया, ये देखना हो तो आप PDF से देख लेना, क्योंकि अपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें अपनी क्लियर हो रही है सारी की सारी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एज ऑन किसके अकॉर्डिंग? 26 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब 26 अगस्त के अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए?
ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ए डिग्री ग्रेजुएशन की इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका कोई भी इंस्टीट्यूट से, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो परसेंटेज वगैरह तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे इन्होंने मांगे हैं, आप कोई भी फिलअप कर सकता है, मतलब जो फर्स्ट डिवीज़न वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। उसके बाद में अपने देखें यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं कि फाइनल ईयर वाले यहाँ पे आपके अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। द कैंडिडेट मस्ट, जो कैंडिडेट है मस्ट पजेज वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज़ ए ग्रेजुएट, मतलब ये पता लगे ग्रेजुएट है। ऑन द डे, उस दिन पर ही सी रजिस्टर्स, जब आप रजिस्टर करते हो फॉर्म को उस दिन के अकॉर्डिंग, मतलब 26 अगस्त के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्टर करते टाइम आपको परसेंटेज देने हैं मार्क्स के। तो इसका मतलब क्या निकला, मोटी मोटी बात निकल के आती है कि फाइनल ईयर वाले नहीं दे सकते जिनका रिजल्ट अभी रुका हुआ, क्या जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ। अब तक रिजल्ट आ जाता अगर एग्जाम हो जाता तो, लेकिन इस कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो वो मुझे नहीं लगता यहाँ पे दे पाएंगे क्योंकि परसेंटेज मांगा। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि कहीं कोई और ऑप्शन हो फाइनल ईयर वालों के लिए। All the educational qualification mentioned should be from a university institution board recognized by the government of India, approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। The final result should have been declared on or before 26 अगस्त 2020, मतलब 26 अगस्त से पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। जिसका 26 अगस्त से पहले फाइनल रिजल्ट, पूरा ग्रेजुएशन का कंप्लीट ईयर्स का फाइनल ईयर को इंक्लूड करके जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वही फिलअप कर सकता है और कोई फिलअप नहीं कर सकता। इस फॉर्म को समझ में आई आप लोगों के ये बात, मतलब यहाँ से क्या निकला कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए पॉजिटिव है कि कंपटीशन थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई चीज़, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है आप लोगों को, ठीक है। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे नहीं दे सकते, अब अपने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो दे सकते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो। समझ में आ रही चीज़, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा आपका कम हो जाएगा, फ्रेशर्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। आगे भी बोला उसने, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 26 अगस्त, उससे पहले ही हो, हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप फर्जीवाड़े में, फैक फॉर्म में अगर आप दे देते हो एग्जाम, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते टाइम आपका रिजल्ट 26 अगस्त से पहले का आया हुआ होना चाहिए। तो अब मान लीजिए आपने फर्जीवाड़े में बोल दिया कि क्या पता 1 जनवरी तक आ जाए, तो 1 जनवरी वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 26 अगस्त वाला ही आपका उससे पहले का ही रिजल्ट हो, तभी आपको इंटरव्यू में अलाउ किया जाएगा। मतलब नहीं दे सकते एग्ज़ाम, आप नहीं दे, वैसे दे सकते फेक देना हो तो, लेकिन एग्ज़ाम में आप जॉब नहीं ले सकते, ये वाली जो इस एग्ज़ाम की जो जॉब है। क्लियर आप लोगों के, यहाँ तक ये बातें अपनी होगी। आगे बातें करें, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, ये आप देख लेना कंप्लीट, जो आपके हैंडीकैप्ड है उनके लिए दिया गया है। उसके बाद में अपने बात करें, ये हैंडीकैप की कैटेगरी दी गई है सारी के सारी। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आ रहा है, क्या स्क्राइब वगैरह के बारे में बताया गया है। उसके बाद में मतलब सारा सारा हैंडीकैप के लिए ही चल रहा है अभी तक। तो EWS का दिया है इन्होंने, EWS का फॉर्म फिल आप बनवा लेना, आपको पता है, आप जाओगे वहाँ पे जहाँ से बनवाते हैं अपने सर्टिफिकेट वगैरह, फॉर्म क्या बनवाओगे, सर्टिफिकेट बनवाना है वो बन जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के अपने को कोई मतलब नहीं है। PET ड्यूरिंग दिस पीरियड may नॉट बी हेल्ड, मतलब नहीं होगा। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स PET ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो जो SC ST वगैरह एक सर्विसमैन के लिए ये होता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में अरेंज किया हुआ बोला गया, लिमिटेड नंबर में अरेंज किया जाएगा। ये बातें आप पढ़ लेना जिनको प्री एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि इससे सिलेक्शन नहीं होना, ये तो ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, कुछ एक जो SC ST कैटेगरी वाले हैं उनको देते हैं ये, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए तो मेन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, नेम ऑफ टेस्ट यहाँ पे क्या, इंग्लिश लैंग्वेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन रीजनिंग एबिलिटी, मतलब 3 आएंगे आप, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के 30, मतलब सेम ही पैटर्न है पहले वाला, और 35 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं और मार्क्स आपके 100 हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश का तो इंग्लिश में होगा। सर इंग्लिश का हिंदी में नहीं हो, इंग्लिश का हिंदी में कैसे हो जाएगा, इंग्लिश का हिंदी में हो तो इंग्लिश हिंदी बन गई ना, ठीक है, ऐसा नॉनसेंस दिमाग मत लगाना आपने।
ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। आपका क्वांटिटिव है जो आपका मैथ्स है, और रीजनिंग आपका इंग्लिश हिंदी में रहेगा। और सेपरेट टाइम डिवाइडेड है 20-20-20, मतलब इंग्लिश का टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते। इंग्लिश में इंग्लिश को ही पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। 20-20-20 है, मतलब तीनों के लिए सेपरेट टाइमिंग है। आगे बढ़े, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईपीपीएस, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है हर टेस्ट को आपको। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की बात करें, क्योंकि ऊपर लिखा है नेम ऑफ टेस्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को टेस्ट नाम दिया है, तो हर टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मीनिंग क्या निकला, आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, जो एसबीआई में नहीं होती ना सेक्शनल कट ऑफ, तो यहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है। इंग्लिश भी आपको पार करनी पड़ेगी, उसको पास करना पड़ेगा। आगे मजे, जिसने इंग्लिश रेगुलरिटी नहीं रखी उसके यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना इतना इजी नहीं होता। कम से कम मिनिमम 7 या 8 मार्क्स तो रहती है, आजकल 10 मार्क्स भी रहती है मिनिमम आपकी कट ऑफ, क्योंकि सबका सेंस चमक रहा है अब, ठीक है। तो मिनिमम 10 मार्क्स तो आपकी रहेगी। तो 10 मार्क्स जिसने रेगुलरिटी नहीं रखी यहाँ पे, वो 2 नंबर नहीं ला पाएगा। 10 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ सेक्शनल से ही खत्म हो जाएगा आपका कॉम्पिटिशन। जो रेगुलर है उनके लिए प्लस पॉइंट है, जो इंग्लिश में रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद में मैन एग्जामिनेशन का देख लेते हैं, वहाँ पे कोई चेंज है क्या। तो मैन एग्जामिनेशन में बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज देखते हैं। नेम ऑफ टेस्ट नॉट बाई सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये दिया है वैसे ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी पहले आ सकता है। तो यहाँ पे रीजनिंग कंप्यूटर है, ठीक है, मैक्सिमम रीजनिंग ही आती है इसके अंदर। रीजनिंग आ गया आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। जनरल अवेयरनेस वाला आ गया, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब जीके वगैरह आ गया आपका। इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, और डीआई आ गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ्स आपके यहाँ पे आ गए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 45, जनरल में 40, उसके बाद इंग्लिश के 35 और मैथ्स के 35। मार्क्स आपके रीजनिंग के 60 हो गए, उसके 40 हो गए, इंग्लिश के 40 हो गए, देन मैथ्स के 60 हो गए। तो मार्क्स इस तरीके से आपके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में 45 है, ठीक है। मीडियम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों है, ओनली इंग्लिश में इंग्लिश है क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश होती है। उसके बाद में क्या होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ये भी टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव, लेटर राइटिंग एंड एसे वाला डिस्क्रिप्टिव। ये टेस्ट आपको पता है, मैंने आपको करवा रखा है, और या फिर आपको मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट वगैरह। एग्जाम से पहले, वो मेंस की बातें हैं, उससे पहले अपने प्री का एग्जाम तो क्लियर करो एक बार, उसके प्री के एग्जाम के बाद में ये बातें अपनी कर लेंगे। ऐसे जो आपका कैसे ऐसे लिखना है, आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो जो अपने यहाँ पे जो टाइम है वो भी सेपरेटली डिवाइडेड है, हर सेक्शन का अलग है टाइम है। 60 मिनट, उसके 35 है आपके जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के 40 मिनट्स है, और मैथ्स में आपके 45 मिनट्स है, रीजनिंग में आपके 60 मिनट्स है। मतलब 3 आवर्स का आपका टाइम वो है, और 30 मिनट्स का टाइम आपका कौन सा हो जाएगा, ऐसे राइटिंग में, मतलब 3 आवर 30 मिनट, 3.5 घंटे का टाइम वहाँ पे आपका होगा मेंस का। मतलब सेम का सेम ही पैटर्न है, पूरा का पूरा जैसे पहले था वैसा ही सारा का सारा है। तो यहाँ तक अपनों ने ये चीज़ देख ली। अब परमिट नहीं किया जाएगा कैंडिडेट को, ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। देखो क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं स्पीड के अंदर। वैलिड कॉल लेटर नहीं, कॉल लेटर वैलिड आपके पास क्या होना चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, एंड देन उसकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी भी आपकी होनी चाहिए साथ के अंदर, 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 कॉपी फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। तो ये उसने बोल दिया, यहाँ पे बोला कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन, मतलब आपको रिपोर्टिंग टाइम पे ही वहाँ पे पहुँचना है, ये बात उसने बोली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करें, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब पेनल्टी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, स्केलिंग भी होगी, तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब बात करें आगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की। सबसे बड़ा डाउट, सर एग्जाम का सेंटर कहाँ से भरें, पंजाब से भरें, राजस्थान से भरें, गुजरात से भरें, यूपी से भरें, कहाँ से भरें। तो भाई ये आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क नहीं है। आईबीपीएस पीओ जो आपका एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, आप कहीं से भी भरो, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से भरो। कहीं घूमने का मन है तो वहाँ घूमने वाली जगह से भर देना, तो अभी तो घूमने का मन मत बनाना क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो आपके सबसे पास में सेंटर है ना, जो सबसे पास सेंटर, उस सेंटर पे आप एग्जाम सेंटर, उस सेंटर को आप भर देना। प्री और मेंस के जो एग्जाम सेंटर आपको जो सबसे नज़दीक वाले सेंटर्स हैं, नियरेस्ट वाले, वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कल को मान लो व्हीकल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट वगैरह ना हो, ट्रेन वगैरह आपकी बसेस वगैरह ना चलें, तो हो सकता है पर्सनल व्हीकल लेकर जाना पड़े आपको। तो ज़्यादा दूरी वाला कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, कोई बड़े बिजनेसमैन तो हो नहीं।
इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो पर्सनल व्हीकल लेकर जाना पड़ सकता है। इसलिए आप जो आप नियरेस्ट आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो वाला आपको भर देना है। तो सेंटर कहाँ से भरें? कहीं से भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल इंडिया में कहीं से आपका मन करे वहाँ से भर दो, बस पाकिस्तान से मत भरना, ठीक है? पाकिस्तान से सेंटर मत भर देना। और आप कहीं से भी भर सकते हो जैसे आपको सूट करे, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। मेरे अकॉर्डिंग तो नियरेस्ट वाला ही आप लोग भर देना जो आपका एग्जाम सेंटर। अगर आपको और भी बहुत सारे डाउट्स हो, कोई भी आपको अदर डाउट्स आते हो इससे रिलेटेड, आपके IPS PO से रिलेटेड और इससे इस इशू से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है? या फिर जो ज़्यादा आपके डाउट्स अगर लगे मुझे बहुत ज़्यादा हैवी डाउट्स है तो उनकी मैं वीडियो भी बना दूंगा, वो कोई बात नहीं है। आगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है? कट ऑफ स्कोर। कट ऑफ स्कोर का अपने कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। अपना काम क्या है? टॉप करने का काम है। अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, मैं मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स लेकर आऊँ, मेरी स्पीड सही होनी चाहिए, मेरी एक्यूरेसी प्लस स्पीड 100% रहनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वे में मुझे स्पीड दिखानी है। अपनी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, कितनी कट ऑफ जाए, अपने को बस पेपर फोड़ना है और कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपने को किस फॉर्म में जाना है? ऐसी तैयारी के साथ जाना है, इंडिया टॉप सोच कर जाना है आपको कि 100 में से 100 मार्क्स आए, ऐसी तैयारी के साथ जाना है। उसके बाद कितनी अटेम्प्ट हो आपको अपने 100%, ना नेगेटिव होना, कम अटेम्प्ट हो तो भी नेगेटिव नहीं होना, ज़्यादा अटेम्प्ट हो तो हवा में भी नहीं आना। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के आपको अपना 100% देना है। कट ऑफ अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर कट ऑफ को माइंड में लेकर चले तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार वैकेंसीज कम है तो पिछले वाली जो कट ऑफ है उसके साथ एनालिसिस नहीं कर सकते, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब की बार जो अभी तक दी है इन्होंने वैकेंसीज वो कम है, मैं बताऊंगा आगे वैकेंसीज, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग 4 गुना के लगभग कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 गुना कम इन्होंने दिखा रखी है, जो वैकेंसी दिखा रखी है। तो कट ऑफ का कुछ नहीं बोल सकते, वैकेंसीज बढ़ेगी पता नहीं बढ़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग अपने वैकेंसी सेक्शन पे जाकर बात करेंगे। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मत सोचना कि पिछले वाले के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मत चले जाना, रह जाओगे। समझ में आ रही है चीज़? तो आप अपने 100% को लेकर जाओ, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, अपने 100% के साथ एग्जाम फाइट करना है, चाहे कट ऑफ कुछ भी जाए। कट ऑफ तो उड़ा देंगे, कट ऑफ से बहुत आगे जाएंगे। इंटरव्यू के बारे में बोला है, ये बाद की बातें, ये बाद में करेंगे, अपने एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के टाइम पे करेंगे। इतने में भूल जाओगे, नहीं तो अभी कर ली तो ठीक है, तो वो बाद में करेंगे बातें अपने। उसके बाद अपने चलते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंटरव्यू से रिलेटेड चल रहा है सारा का सारा, ठीक है? SC ST वगैरह बताएं। प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट हो जाएगा, सिलेक्शन तो ले लो, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, वो बाद की बातें हैं। ये सारी की सारी पहले क्लियर तो करो, पहले प्री तो क्लियर करो, उसके बाद में मेंस की, मेंस के बाद में फिर करेंगे इनकी बातें जब मेंस क्लियर हो जाएगा। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह एग्जामिनेशन हॉल में क्या करनी है वही वाली बात है, ठीक है? वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, राशन कार्ड वगैरह मत लेकर चले जाना। वहाँ राशन कार्ड लेकर, ये लिख रखा है इसने, देखो, राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं होंगे। राशन कार्ड मत ले जाना, वहाँ पे है ना, गेहूं लेने नहीं जा रहे आप, राशन का सामान लेने थोड़ी जा, राशन कार्ड लेकर चले गए। तो यहाँ पे वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। तो आधार कार्ड आपका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID होगी आपकी, ठीक है? उसके बाद नेम वगैरह चेंज हो तो अलाउ नहीं किया जाएगा। भाई नेम चेक कर लेना अपने आधार कार्ड में, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है, फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपको 10th का जो आपकी मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है फॉर्म। और जो डॉक्यूमेंट में 10th में आपके जो नाम है वो सेम नेम आपका आधार कार्ड वगैरह में होना चाहिए, नहीं तो आप चेंज करवा देना। अगर अलग है तो नहीं, वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें? सोशल डिस्टेंसिंग मोड होना चाहिए भाई, बोला इसने सोशल डिस्टेंसिंग मोड की डिमांड की है। आगे और बात कर लेते हैं। आगे इसने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब वही कोरोना वाला केस है, सब बोले हैं यहाँ पे। ये बोला गया है, देखो यहाँ पे 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले ही चले जाना है आपको। यहाँ पे बात करें 15 मिनट पहले चला जाना है, ठीक है? मैपिंग ऑफ कैंडिडेट के रोल नंबर वो डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे, बाहर नहीं किए जाएंगे, वो अंदर ही लगे होंगे, ठीक है? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट देयर का एडमिट कार्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एग्जाम वेन्यू टाइम, एंट्री के टाइम पे वहाँ पे आपको बताया जाएगा, मतलब बाहर नहीं लगे होंगे, मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, गैदरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। आगे इसने आइटम्स बोले हैं जो क्या है, परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट, वेन्यू के अंदर कैंडिडेट के लिए। तो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद दैम इनटू द वेन्यू, मतलब उनको सर्टेन कुछ निश्चित आइटम्स है, जैसे मास्क, मास्क हो गया, वियरिंग ए मास्क इज कंपलसरी, जरूरी है मास्क पहन के जाना है भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। ग्लव्स होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है? नहीं तो वो निकाल देंगे वहाँ से, एग्जाम नहीं देने देंगे। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए आपके पास। कौन सी? ट्रांसपेरेंट, मतलब बिल्कुल आर पार दिखे, कहीं उसके अंदर कुछ छुपा कर ना ले जाओ आप। समझ में हर चीज़, कहीं पानी की बोतल के अंदर कुछ और पीने की चीज़ डाल के ना ले जाओ, तो वो वाले कैसे जाए यहाँ पे कि कुछ होंगे कैसे, तो दिमाग चलना नहीं है,
वैसे कोरोना चल रहा है तो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कुछ अपने बोतल में कुछ और ही ले चलते हैं। तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना, मतलब एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, वो आपकी सोच है जो आपके दिमाग में आई है, तो गलत सोच है। तो एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। पानी पीने के लिए आपकी ट्रांसपेरेंट आपके पास बोतल होनी चाहिए। ना लेकर जाओ तो ना लेकर जाओ, आप 3-4 घंटे वहाँ पे प्यासे रह सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रह लेना, ठीक है। नहीं तो ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेकर जानी पड़ेगी। अगर आप खरीदते हो बोतल तो उसका जो रैपर होता है उसको आप हटा देना, ठीक है। उसके बाद में बात करें, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का होना चाहिए। आपका सैनिटाइजर भी आपके साथ में होना चाहिए। एक सिंपल पेन, फिर से सिंपल पेन मांग लिया इन्होंने, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन कौन सा होता है, सारे सिंपल पेन ही होते हैं। तो भाई सुन लो, सिंपल ही पेन लेकर जाना है आप लोगों को, बिल्कुल मतलब कोई तड़क भड़क वाला पेन मत लेकर जाना, सजावट वाला पेन मत लेकर जाना, सिंपल सा पेन ले जाना, ठीक है, 10 रुपये वाला। उसके बाद में एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ओरिजिनल में फोटोकॉपी वगैरह ये लेकर जानी है आपको। उसके बाद में क्या है, ये बोला उसने आईडी वगैरह फोटो कॉपी उसके साथ में होनी चाहिए, ये नाम वगैरह सेम होना चाहिए, बात तो पहले ही बोल चुके हैं। स्क्राइब के केस में मतलब जो कोई हैंडीकैप्ड है उसके साथ जो आ रहा है तो उसके साथ भी यही अप्लाई होता है, ये सारे मास्क वगैरह उसके साथ हैं होनी चाहिए। आगे अपने थोड़ी सी और बात देख लेते हैं, कोई और कुछ बोला है क्या उन्होंने, क्योंकि ये नया इंस्ट्रक्शन है तो नए इंस्ट्रक्शन के लिए अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग, अपना सामान किसी के साथ आप लोगों को शेयर नहीं करना, ठीक है भाई। कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है भाई वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे दोस्ती नहीं दिखानी। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन रो, लाइन में खड़े हो जाना भाई बिल्कुल ईमानदारी के साथ। उसके बाद इज अवेलेबल, इफ़ कैंडिडेट इज अवेलिंग द स्क्राइब हो तो उसके लिए भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ग्लव्स होने चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए। चलो आगे देखें, ये देखो बोल्ड में लिखा, बोथ कैंडिडेट एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू बी वियरिंग N95 मास्क। इसका मतलब कैंडिडेट को क्या लेकर जाना है, कौन सा मास्क होना है, N95 मास्क होना चाहिए। सर N95 मास्क कौन सा होता है, तो सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ बताया नहीं जाता। N95 मास्क आप क्या कर लेना, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। तो मतलब वो 10 रुपये वाला है ना, जो 10 रुपये वाला सिंपल सा मास्क है वो मत लेकर जाना, N95 मास्क ही लेकर जाना है। कि हो सकता है इश्यू ना करे, लेकिन अगर इश्यू करने को वो कर सकते हैं एग्जाम सेंटर में, निकाल दिया ना तो फिर बैठे रहना। तो N95 ले जाना, रिस्क मत लेना, सिंपल वाला मत लेकर जाना, तो 10 रुपये का आता है, ठीक है। तो N95 मार्क्स है वही आपको लेकर जाना है, कि वहाँ पे जाकर रिस्क नहीं लेना अपने को। आगे कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड, आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए भाई आपके पास, ठीक है, बिल्कुल सही है, मोबाइल में। उसके बाद में अपने देखें तो आगे क्या बोला है, अपने डायरेक्ट देखें यहाँ पे, अगर ऐप ना हो, किसी के पास स्मार्टफोन ही ना हो तो उसको क्या करना है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक साइंड डिक्लेरेशन लेकर आना है आपको, डॉक्टर वगैरह से लिखवा कर लेकर जाना पड़ेगा, कोई रिपोर्ट वगैरह बनवा कर आपको लेकर जानी पड़ेगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप गड़बड़ मत करना, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, मतलब आपकी तैयारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन चीज़ों के कारण भी रख सकते हैं आपको, तो ऐसा काम मत करना, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ कर जाना। आपको ये PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले करने के बाद, स्टेटस दिखाने के बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है आपको, और डिपॉजिट कर देना, वहाँ पे कोई आपको डेजिग्नेटेड लोकेशन होगी, कोई जगह वगैरह दी जाएगी, वहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट करते टाइम कलेक्ट कर लेना, वहाँ पे आपको सबमिट करना है, एक बार एंट्री करते टाइम दिखानी है, उसके बाद स्विच ऑफ करके उसको सबमिट कर देना है, बिल्कुल सही है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड विद थर्मोगन्स एट द एंट्री पॉइंट फॉर टेम्परेचर, भाई ये चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर के लिए थर्मोगन से आपको चेक किया जाएगा, तो टेम्परेचर आपका क्या नहीं, 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है, टेंशन मत लेना भाई वहाँ पे एग्जाम की टेंशन, क्योंकि कई बच्चों को एग्जाम की टेंशन से बुखार चढ़ जाती है, भगा देंगे वो वहाँ से, समझ में आ रही है ना चीज़। तो मतलब टेंशन भी नहीं लेनी, बहुत अच्छी बात है, चिल होके जाना, मस्त रिलैक्स होके जाना, कि जैसे कहीं घूमने ही आए हैं, समझ में आ रही चीज़। रिलैक्स मतलब घूमने आए, मतलब एग्जाम भी सीरियस फॉर्म में देना है, लेकिन रिलैक्स होकर देना है, बिल्कुल, ये तो बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ। लेकिन कहीं किसी की BP हाई लो होती हो ना, तो वहाँ BP हाई लो वाला सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, कि अगर BP हाई लो हो गई ना तो वो कोरोना समझ के भगा देंगे वहाँ से, और भगाएंगे भी नहीं, एडमिट करवा देंगे, बैठे रहना फिर वहाँ पे। तो टेम्परेचर का भाई ध्यान रखना, टेम्परेचर हाई मत होने देना, अपना बुखार ना चढ़ जाए किसी को, ध्यान रखना, टैबलेट वगैरह साथ में ले लेना। तो ये बात इसने बोली है, अगर जिसको प्रॉब्लम है BP हाई लो होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सभी मत लेना। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। आगे चलें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखें तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वगैरह, रफ सीट वगैरह वहाँ पे दी जाएगी आपको, ठीक है, ऐसा बोला है उसने। और रफ सीट के बारे में क्या बोला है इसने, थोड़ा सा यहाँ पे अगर अपने देखें तो रफ सीट का इसने क्या बोला है देख लेते हैं। ड्रॉप करनी है आपको रफ सीट इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट, मतलब ऐसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग में चलेगा तो आपको रफ सीट वहीं पे मिलेगी, यहाँ पे भी लिखा होगा ऊपर,
डेस्क पे ही आपको रफ सीट मिलेगी, एडिशनल सीट नहीं मिलेगी भाई। सही से यूज़ करना सीट्स को, जो आपको रफ सीट जितनी दी जाती है उनको सही से यूज़ करना कि आपको क्या होगी, एडिशनल कोई सीट नहीं मिलेगी वहाँ पे, जितनी आपके डेस्क पे रखी हुई है वही सीट मिलेगी, समझे? तो सही से यूज़ करना। और लास्ट में आते टाइम उनको एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के अंदर आपको उन्हें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात की बात करें तो उसके बाद में हाउ टू अप्लाई वाला है, ये आपको आता ही है। ये आपको नहीं आता तो आप क्या कर लेना, इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना कि स्कैन करनी है, फोटोग्राफ वगैरह, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए, ब्लैक इंक होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब है वो ब्लैक और ब्लू दोनों इंक में हो सकता है, साइन आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, डिक्लेरेशन आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, डिक्लेरेशन भी यहाँ पे इन्होंने दिया होगा, तो ये आपको गो थ्रू कर लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। डिक्लेरेशन ये आपको दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है डिक्लेरेशन, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट, ये आप लोगों को पता ही, आपने स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स रख रखे होंगे अपने मेल आईडी के अंदर, तो ये वाला डिक्लेरेशन लिखना है आपको ब्लैक इंक से, ठीक है। और ब्लैक इंक से ही आपका डिक्लेरेशन, ब्लैक इंक से ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका ब्लैक और ब्लू दोनों इंक से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप पीडीएफ देख लेना। कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, इस पूरे नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे अपनी बात करें, जल्दी चलते हैं। एप्लीकेशन फीस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपने लिए। इंटीमेशन चार्जेस वगैरह तो अपने सभी के लिए 850 है, जनरल ओबीसी वगैरह के लिए, ईडब्ल्यूएस वगैरह सब के लिए क्या है 850 आपके क्या है चार्जेस हैं इसके, एप्लीकेशन फ़ी आपकी। और एससी एसटी और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 है, मतलब 850 है, वही है जो आरआरबी में लिए थे, सेम बढ़ाए हुए हैं, 250 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, वही वाला है यहाँ पे, वही आपके चार्जेस हैं। तो चार्जेस यहाँ पे देख लेना कितने हैं आपके, 850 रहेंगे, 175 एससी एसटी वगैरह के। अब अपलोड वगैरह करना है, सिग्नेचर वगैरह ये आपको पता ही है, ठीक है। अगर पीडीएफ देख लेना, वहाँ पे आपको अपने आप पता लग जाए, जब आप फॉर्म फिल करोगे अपने आप इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे, वहाँ से करते रहना आप, और नहीं तो पीडीएफ आप गो थ्रू कर ही लेना एक बार। उसके बाद में अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो। और भी आपको एग्जाम से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे चलें, अपने आगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है क्या भाई? अभी तक कोई अपॉइंटमेंट वगैरह से ही बातें कर रही हैं, कुछ पॉइंट नहीं आया। वैकेंसीज का आएगा आई थिंक, अभी तो लास्ट वही बचा है अपना। तो कॉल लेटर्स वगैरह ये छोड़ो, इनकी अपनी बातें ही नहीं करेंगे। अनाउंसमेंट्स छोड़ो, इनकी बातें नहीं करेंगे। ये तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह जो आपका है। अब आई थिंक वैकेंसी आएगी, तो ये आपका पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट है जो आपका वैकेंसीज आ गया। तो वैकेंसीज़ का पॉइंट अपने कर लेते हैं। तो वैकेंसीज़ में अपने देखें तो यहाँ पे आपके पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अंडर रिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी, टोटल सारी वैकेंसी बताइए। आउट ऑफ ये हैंडीकैप के लिए बोला गया है, ये भी उन्होंने बताई गई है। जो हियरिंग वाले हैं, ऑर्थो हैं, विजुअल वाले हैं, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। तो बैंक अपने देखना स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 00000, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला हमें तो भाई कोई नहीं चाहिए, हमारा स्टाफ फुल है, हमें कोई स्टाफ चाहिए नहीं, डायरेक्ट ही मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें लेना ही नहीं है स्टाफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब की बार डायरेक्ट ही मना कर दिया। हो सकता है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है इंडिविजुअल फॉर्म में भी, लेकिन आईबीपीएस को उन्होंने 0 वैकेंसीज दे दी, मतलब मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हमें नहीं है रिक्वायरमेंट, उन्होंने 0 वैकेंसी दी है। बैंक ऑफ इंडिया की अगर अपने बात करें 110 है एससी के लिए, 55 आपकी एसटी के लिए, ओबीसी 198 है, ईडब्ल्यूएस 74, अनरिजर्व की 297 और 734 आपकी टोटल हो जाती है। उसके बाद में 8777 ये आपकी हैंडीकैप की अलग से हो जाती है। कुल मिलाकर बात करें तो 734 पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एनआर दिया है, अनार नहीं दिया, एनआर दिया है, ठीक है, अनार नहीं है यहाँ पे, एनआर दिया उन्होंने। कैनरा बैंक ने एनआर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 000, भाई हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हम पहले से भरे पड़े हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो उसने भी एनआर दे दिया। उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ की बात करें, उसने बोल दिया हम लेंगे ही नहीं, 0। पीएनबी जो इतना बड़ा बैंक है उसने भी एनआर दे दिया, ठीक है। पीएसबी है, उसने क्या बोल दिया, उसने कुछ वैकेंसीज दी, 83 दी है उसने टोटल यहाँ पे देखे तो। और यूको बैंक ने दी है 350 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एनआर दे दिया। तो मतलब जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो सबसे बड़े बैंक हैं, लार्जेस्ट बैंक हैं, उन्होंने एनआर दिया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 3 बैंकों ने वैकेंसीज दी है, ओनली 3 बैंक्स ने दी है। कौन से ने? बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल मिलाकर कुल मिलाकर बात करें तो आपकी वैकेंसी जाती है 1167। उसके बाद हैंडीकैप की अपनी मिला दें तो आई थिंक 36 +11 +11 +15 कितने, 6 5 11 1 1 2
73 आई थिंक, आप कैलकुलेट कर लेना हैंडीकैप की कितनी है, वो अलग अपने उनको कंसीडर नहीं करेंगे, हैंडीकैप की अलग हो जाती है। तो हैंडीकैप की जितनी है वो आपकी आई थिंक 73, मतलब टोटल बात करें अपने बात करें तो कितने 1250 के लगभग वैकेंसीज है, 1200 1250 के लगभग आपकी वैकेंसीज है। उसके बाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी की है, जो जनरल वाले उनकी ओनली कितनी, ओनली 587 है। पिछली बार वैकेंसीज 4000 प्लस थी, 4500 से भी ज़्यादा थी आई थिंक, ठीक है। तो मतलब 4 गुना कम वैकेंसी बोल सकते हो आप, 4 गुना कम वैकेंसी दी है, मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम दी है। इसका मतलब कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यहाँ पे बात करें तो। अभी दी है उसके अकॉर्डिंग बात करें, ईडब्ल्यूएस की 118 है, इसका मतलब क्या ईडब्ल्यूएस की कितनी हो जाएगी 587 प्लस 118 जो आपकी है, टोटल दोनों मिलकर आपकी ईडब्ल्यूएस की हो जाती है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में तो सारे ही आते हैं, SC ST OBC सारे ही आते हैं। ये जो SC ST OBC की होती है वो अलग से वैकेंसी और होती है उन कैटेगरी के लिए। मतलब जो 587 है उसमें तो सबका ही अधिकार है, अनरिजर्व्ड है। मतलब ऐसा डिब्बा है रेलगाड़ी का जो अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बा होता है जिसमें कोई भी चढ़ जाए, वो वाला डिब्बा है ये, इसमें कोई भी चढ़ सकता है, ठीक है। मतलब रैंक के अकॉर्डिंग पहले ये 587 सीट भरी जाएगी, उसके बाद में कैटेगरी वाइज भरी जाएगी, समझ में आई चीज़। उसके बाद में OBC 233 प्लस 587, ठीक है। तो कितनी हो गई आपके 500 200 800 के लगभग होगी ना, 800 वैकेंसीज के लगभग होगी, 800 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इतनी वैकेंसीज आपकी OBC की है। ST की 71 और 587 है, और SC की 159 प्लस 587, इतनी वैकेंसीज आपकी SC की है। ST की 71 प्लस है। तो ये आपकी वैकेंसीज है भाई, मतलब 1167, मतलब 1200 के लगभग आपकी वैकेंसीज आई है, मतलब बहुत कम वैकेंसीज आई है। अब NR का मीनिंग देख लेते हैं। NR भाई ये NR दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो है नॉट रिपोर्टेड, मतलब उन बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब वो बैंक अपनी वैकेंसीज दे सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं देगा वैकेंसीज, जीरो दी है उसने। एक तो सबसे बड़ा बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो निकल गया, उसने जीरो बोल दिया। PNB ने NR बोला, इसका मतलब PNB वैकेंसी अपनी दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ उम्मीद जगती है क्या, कि आपकी वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। हो सकता है जैसे बैंक ऑफ इंडिया जब 734 वैकेंसीज दे सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो PNB का कम से कम हक तो 2000 वैकेंसी का बनता ही है भाई, कम से कम 2000 का तो बनता ही है। अगर बैंक ऑफ इंडिया इतनी दे सकता है तो कम से कम PNB को इतनी देनी तो चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि रिक्वायरमेंट पे है कि PNB कितनी देता है, कि स्टाफ की उसके पास कमी होगी तभी देगा ना, क्योंकि OBC वगैरह बैंक उसके अंदर पहले ही मिल चुके हैं, तो उनका स्टाफ भी उनका ही हो गया, PNB का ही हो गया, तो वो पहले ही मर्ज हो चुके हैं, तो स्टाफ हो सकता है ज़्यादा हो, तो वो वाली बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NR है तो पिछली बार भी थोड़ी वैकेंसीज बढ़ी थी, तो अब की बार भी आपकी वैकेंसीज बढ़ने के बिल्कुल चांसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म फिल करो, मस्त तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। 1167 भी खूब वैकेंसीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी फोड़ देंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अब इतनी कम वैकेंसीज को देख के भी बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो मतलब क्या निकला, कुछ कंपटीशन वहाँ उनके डिमोटिवेशन से भी तो कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन अपने ले जाएंगे। अगर आपके पास इंग्लिश तगड़े वाली है, इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स बने हैं, फिर तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि ओनली मैथ्स रीजनिंग से आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो सभी की होती है, GK वगैरह दिक्कत करता है तो सिर्फ इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ही करता है। तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस वाली है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात क्या है, वैकेंसीज अभी भी कितने बैंकों ने देनी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है, PNB बहुत बड़ा बैंक है, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो आपके 1 2 3 4 5 बैंक्स ने, अभी 3 ने वैकेंसी दी है, 5 ने और देनी है। अब जब 3 बैंक आपके 1200 वैकेंसी देते हैं, तो 6 बैंक कितने देंगे 2400, और एक और करेंगे तो कम से कम 3000 वैकेंसी तो होगी ना। और वैसे भी अपने बात करें PNB वगैरह बहुत बड़े बैंक है, तो उनकी वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती है। तो हो सकता है पिछली बार के जितनी वैकेंसी है उसके लगभग वैकेंसी वापस से हो सकती है, ये मैं बोल रहा हूँ इस तरीके, NR दिया ना उन्होंने, रिपोर्ट नहीं किया उसके अकॉर्डिंग, तो हो सकता है पिछली बार जितनी वैकेंसीज है आपकी हो जाए, तो वैकेंसी उतनी हो सकती है। अभी तो इन्होंने कम दी है, तो NR का मतलब नॉट रिपोर्टेड, मतलब वैकेंसीज के चांसेस। क्लियर है आप लोगों के, समझ में आ गया ना सभी के, किस तरीके से ये यहाँ पे बातें हैं। तो अपनों ने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली, अब इसके बाद में कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। क्लियर आप लोगों के। अब आप लोगों को जिनको भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। अब यहाँ से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अब RRB के साथ में आपको IBPS को भी लेकर चलना है, समझ में आ रही है। तो इंग्लिश को अब इग्नोर मत करना, क्योंकि IBPS PO आ गया, इसके अंदर चलो मान लो वैकेंसीज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IBPS क्लर्क तो वैकेंसीज लेकर आएगा। तो IBPS PO आ गया, तो IBPS क्लर्क भी अब आने ही वाला है। अगर इंग्लिश आप अवॉइड करोगे तो इतनी जल्दी वापस से बैकअप नहीं करोगे, ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो। IBPS क्लर्क भी आपका आने वाला है, SBI PO भी आने वाला है, और SBI क्लर्क का मेंस का एग्जाम भी हो सकता है आने वाला ही हो, समय कभी भी वो आ सकता है, एकदम से रिजल्ट देकर वो मेंस का एग्जाम रख दें, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको। तो इंग्लिश को आप इग्नोर मत करो, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। 1167 लोगों को तो उन्होंने सेलेक्ट करना है ना, 1200 लोगों को, तो 1200 लोगों को सिलेक्ट तो करना है। अगर जनरल की बात करें 587 लोग तो लेने हैं ना, तो कम 587 ले रहे हैं, एक भी लेते होते तो अपना सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि एक ले रहे हैं इसका मतलब, एक भी बंदा ले रहे हैं इसका मतलब मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि ऑल इंडिया में मैं टॉप करूंगा, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मैं टॉप करूंगा, कि जब कोई और बंदा टॉप कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरी भी इतनी औकात है टॉप करने की, औकात दिखा दूंगा। क्योंकि वो कोई दूसरी दुनिया से आए हुए नहीं है, वो भी इंसान ही है, तो वो इंसान है तो मैं भी इंसान, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। एक बंदा भी लेना होता तो भी मैं पेपर फोड़ के सिलेक्शन ले सकता था, ये मेरे में कैपेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ तो 587 1167 लोग लेने हैं, 1200 लोग लेने हैं, तो उसमें तो मैं सिलेक्शन आराम से ले जाऊंगा, 1200 बार सिलेक्शन ले जाऊंगा। ये जज्बा अगर आप लोगों के अंदर है तो कितनी वैकेंसी हो, सिलेक्शन श्योर आप लोगों में, समझ में आ रही है। तो इस जज्बे के साथ तैयारी स्टार्ट कर दो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वैकेंसी देखकर भी लोग नेगेटिव होंगे, उसके बाद कोरोना वाला केस चला उसके कारण भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पहुंचने का जो इश्यू है वो भी, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी, आरआर भी है उसके कारण भी डाइवर्टेड है। तो कुल मिलाकर कंपटीशन इतना टफ नहीं है, पिछले वाली वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी मान लो, जिस तरीके से अगर अपने कंपटीशन को देखकर चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी कंपटीशन है इस बार। अगली बार मौका नहीं देंगे लोग, समझ में आ रही चीज़, अगली बार मौका नहीं देने वाले, ठीक है। क्योंकि बहुत सभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेंगे, बैंकिंग सेक्टर की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो है उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जो प्राइवेट बिजनेस लोगों का छोटा मोटा बिजनेस है वहाँ पे लॉस हुआ है, तो वो उधर ही भागेंगे गवर्नमेंट सर्विस की तरफ, समझ में आ रही है। तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल ईजी रहने वाला है अब की बार, तो फायदा उठा लेना, डरना मत, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। जब कोई एक बंदा कर सकता है, जब इतने लोग तो वो लेने ही लेने हैं, इतने जब सिलेक्ट होंगे तो उनमें अपने क्यों नहीं हो सकते, अपने कम है क्या किसी से। तो ये चीज़ सोचकर शुरू हो जाओ और तगड़े वाली तैयारी स्टार्ट कर दो, पेपर को फोड़ देना, ये वाली तैयारी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल टॉप लेवल की तैयारी आप लोगों ने करनी है, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब प्रतीत होता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई। ऐसे कठिन समय में केवल दो ही विकल्प होते हैं, भाग लो या भाग लो। अचंभित मत होइए, ये दो भिन्न उपाय हैं। पहला उपाय उस समस्या से पलायन कर, उससे दूर भागने का, निराश होकर अपनी पराजय स्वीकार करने का है, जो अधिकांश लोग करते हैं। और दूसरा उपाय उस समस्या के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उसमें भाग लेने का, क्योंकि चट्टान यदि डट कर खड़ी हो तो तीव्रतम वेग से बहने वाली नदी के जल प्रवाह को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। अब चयन आपका है। आप चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़े होकर समस्या को अपना मार्ग बदलने पर विवश करेंगे, अथवा रेत की भांति बह जाएं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।